Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on some basic concept of chemistry. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे some basic concept of chemistry के ऊपर और आज हम लोग जानेंगे some basic concept of chemistry क्या है और उसके साथ ही साथ हम लोग आज देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो ये सब डिस्कस करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियोस है सभी वीडियोस को देखे और समझे और उसे अच्छे से अच्छे तरीके से एंजॉय करे और उसके मन में जितनी सारी डाउट है वो सभी डाउट्स को वीडियोस के माध्यम से जो मैंने मेरे चैनल के अंदर डिस्कस किए वो सभी को मन में से जो डाउट है वो डाउट को क्लियर करे और फिर भी उसके मन के अंदर कोई भी टाइप के डाउट फिर भी रह जाते हैं तो उस कंडीशन में मेरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स एंड व्यूअर के लिए प्लीज आप मुझे क्वेश्चन पूछो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो आप फ्री हो मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो आज हम लोग देखेंगे जो कौन से पॉइंट के अंदर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और हम लोग आज जानेंगे जो कौन से पॉइंट के ऊपर मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं आज मेनली डिस्कस करने वाला हूं सम इंपॉर्टेंट यूनिट इन कन्वर्शन। सेकंड पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं कुछ मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर और उसके साथ ही साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं पॉसिबल एमसीक्यू और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे जानेंगे और उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाह रहा हूं जो लास्ट लेक्चर एंड लास्ट वीडियो में भी मैंने ये पॉइंट के ऊपर रखा था और ये पॉइंट बोला था जो ये जो चैप्टर है जो सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग एक ही लेसन के अंदर कवर नहीं करेंगे, इसे हम लोग नंबर ऑफ लेसन के माध्यम से इसे कवर करेंगे। तो इसीलिए मेरा ये सजेशन है जो ऑलरेडी लेसन नंबर 1 जो मैं डिस्कस कर चुका हूं और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक और जो भी व्यूअर ने अभी तक लेसन नंबर 1 को नहीं देखा वो प्लीज लेसन नंबर 1 को देख ले। तो लेसन नंबर 1 को इसीलिए देख ले क्योंकि लेसन नंबर 1 में ऐसा बहुत सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं जो पॉइंट के साथ लेसन नंबर 2 की रिलेशन है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स ने लेसन नंबर 1 को अभी तक नहीं देखा तो लेसन नंबर 2 को अच्छे से अच्छे तरीके से वो समझ नहीं पाएंगे। सो इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक लेसन नंबर 1 को नहीं देखा है वो प्लीज लेसन नंबर 1 को देख ले और उसी तरीके से वो लेसन नंबर 2 को भी अच्छे से अच्छे तरीके से देखे और उसके मन में जो भी टाइप के डाउट है वो डाउट को सॉल्व करे। तो हम लोग अभी जान लेते हैं सम इंपॉर्टेंट यूनिट इन कन्वर्शन। तो ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाह रहा हूं क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ऑब्जेक्ट एंड मैटर जो भी है तो हम लोग जो मैटर को एंड ऑब्जेक्ट को जो मेजरमेंट करते हैं तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे हम लोग नंबर ऑफ यूनिट यूज करते हैं। ये चीज हम लोग जानते हैं और ये पॉइंट को हम लोग जानते हैं। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट की जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंथ को मेजरमेंट करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को मास को मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उस जगह पे हम लोग क्या क्या यूनिट यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं जब लेंथ की मैटर आते हैं तो उस जगह पे हम लोग क्या क्या यूनिट यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं माइल, जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं यार्ड, हम लोग यूज कर सकते हैं फुट, इंच, आर्मस्ट्रांग एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग यहाँ पर जान लेंगे जो हम लोग इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्शन फॉर्म क्या होंगे। तो ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाह रहा हूँ जो पॉइंट मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ये जो कन्वर्शंस में डिस्कस करने वाला हूँ, स्टूडेंट्स को एंड व्यूअर को ये पॉइंट को अच्छे से अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि ये जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये पॉइंट डेफिनेटली स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होंगे उसका नीट एंड जेडब्ल्यू के एग्जाम में। तो हम लोग अभी जान लेते हैं जैसे 1 माइल है इसे हम लोग यार्ड में कन्वर्ट करते हैं तो यार्ड में कितना होंगे, 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड। 1 यार्ड इज इक्वल टू कितनी फीट होते हैं, 1 यार्ड इज इक्वल टू होते हैं 3 फीट। 1 फुट इज इक्वल टू कितनी इंच होते हैं 12 इंच। 1 इंच इज इक्वल टू कितनी सेंटीमीटर होते हैं 2.54 सेंटीमीटर एंड 1 आर्मस्ट्रांग इज इक्वल टू कितना मीटर होते हैं 10⁻10 मीटर और इसे हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर होते हैं 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अभी हम लोग देख लेते हैं मास के केस में। तो मास के केस में या मास को जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो उस जगह पे हम लोग क्या क्या यूनिट यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग टन यूज कर सकते हैं, जैसे क्विंटल यूज कर सकते हैं, केजी यूज कर सकते हैं, ग्राम यूज कर सकते हैं और एम यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जान लेते हैं 1 टन इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 1 क्विंटल इज इक्वल टू कितने केजी 100 केजी, दैट मींस 100 केजी। 1 केजी इज इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड, हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं 1 केजी इज इक्वल टू 2.205
pound, 1 kg is equal to how many gram, 1 kg is equal to 1000 gram, 1 gram is equal to how many milligram, 1 gram is equal to 1000 milligram, and 1 mu atomic mass unit is equal to how many gram, 1 mu is equal to 1.60 into 10 to the power minus 24 ग्राम। तो यहां पर हम लोगों ने देखा लेंथ के अंदर हम लोग क्या क्या, जब लेंथ को हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो इसमें क्या क्या पॉसिबल यूनिट हो सकता है और उसका कन्वर्जन्स क्या हो सकते हैं, और जब हम लोग मास को मेजरमेंट करेंगे तो उस जगह पे हम लोग क्या क्या यूनिट यूज करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा उसका पॉसिबल कन्वर्जन क्या क्या हो सकते हैं। अभी हम लोग जान लेते हैं और भी कुछ पॉइंट को, जैसे वॉल्यूम, एनर्जी एंड प्रेशर। जैसे हम लोग जब वॉल्यूम को मेजरमेंट करेंगे तो वहां पर हम लोग क्या क्या यूनिट यूज करेंगे। वॉल्यूम के मेजरमेंट के केस में हम लोग यहाँ पर लीटर यूज कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पर ml यूज कर सकते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी DMQ, यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DMQ, 1 DMQ इज इक्वल टू DMQ इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब। जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब, 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर क्यूब, दैट इज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 to the power 3 ml, and how many cc that is the 10 to the power 3 cc। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी, 1 लीटर इज इक्वल टू, दैट मीन्स मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ 1 लीटर किसके इक्वल होते हैं, 1 लीटर इक्वल टू 1 DMQ, 1 DMQ इक्वल टू 10 to the power minus 10 to the power 3 centimeter cube, 10 to the power 3 centimeter cube is equal to 10 to the power 3 ml, 10 to the power 3 ml is equal to 10 to the power 3 cc। उसी तरीके से 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 cc। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने वॉल्यूम के अंदर देखा, और वॉल्यूम में हम लोग मेनली यहाँ पर ऑब्जर्व किए 2 यूनिट, एक था हम लोगों ने यहाँ पर देखा लीटर एंड दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया ml। तो अभी बातें आते एनर्जी। तो जब हम लोग एनर्जी की मेजरमेंट करेंगे तो उस जगह पे हम लोग क्या क्या यूनिट यूज कर सकते हैं। एनर्जी केसेस में हम लोग यहाँ पर कैलोरी, जूल, लीटर एटमॉस्फेयर एंड इलेक्ट्रिक वोल्ट आवर हम लोग मेनली यूनिट के हिसाब से यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका कन्वर्जन कितना होना है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्ग, 10 to the power 7 आर्ग, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल, 1 इलेक्ट्रिकल वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जो 1.602 into 10 to the power minus 19 जूल। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा एनर्जी, और एनर्जी के केस में हम लोग क्या क्या यूनिट यूज करेंगे और उसका कन्वर्जन्स को भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अभी जो पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ वो है प्रेशर। एंड प्रेशर के केस में जब हम लोग यूनिट यूज करते हैं तो उस जगह पे हम लोग क्या यूनिट यूज करते हैं, प्रेशर के जगह पे हम लोग उसे एटमोस्फेरिक यूनिट यूज करते हैं, और उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ATM। तो यहाँ पर हम लोग जान लेंगे जो 1 ATM और 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी टॉर। तो 1 एटमोस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर, 760 torr is equal to how many Hg, that is the 760 mm of Hg, and it is equal to the 76 cm ऑफ Hg। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कुछ पॉसिबल यूनिट, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व किए जो इस यूनिट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उसका कन्वर्जन फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जैसे मास के लिए हम लोग क्या क्या पॉसिबल यूनिट यूज करेंगे और उसके साथ ही साथ उसका कन्वर्जन क्या होंगे। हम लोगों ने यहाँ पर जाना वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या क्या यूनिट यूज करेंगे और उसका पॉसिबल कन्वर्जन क्या होंगे, एनर्जी के लिए क्या यूनिट यूज करेंगे और उसका कन्वर्जन क्या होंगे, और प्रेशर के लिए हम लोग क्या यूनिट यूज करेंगे और उसका कन्वर्जन क्या होंगे। तो मैं फिर से स्टूडेंट्स को ये बोलना चाह रहा हूं, जो भी कन्वर्जन्स मैंने अभी तक बोला ये सभी कन्वर्जन्स को वो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर अच्छे से अच्छे तरीके से याद रखें और उसे अपने न्यूमेरिकल के सॉल्व के केसेस में उसे अच्छे तरीके से उसे यूज करने की कोशिश करें। तो जितने भी सारे पॉइंट हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किए ये पॉइंट को हम लोग अभी अच्छे से अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अभी मैं कुछ गोल्डन की के बारे में बोलना चाह रहा हूं जो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को एक गोल्डन की को अच्छे से अच्छे तरीके से याद रखना है, उसे अच्छे से अच्छे तरीके से उसे रिमेंबर करना है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूं द यूनिट ऑफ हीट, जैसे हम लोग जानते हैं जैसे यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क इज रिटन एज एन जूल नॉट जूल। जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं स्मॉल, हम लोग जूल को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्मॉल JOULE, इसको हम लोग कैसे नहीं लिखेंगे, कैपिटल JOULE इस फॉर्म में हम लोग इसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना जो यूनिट हम लोग जब यहाँ पर यूज करते हैं जैसे हीट का यूनिट क्या होते हैं, तो हीट का यूनिट हम लोग जानते हैं जूल होते हैं, और उसे जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग स्मॉल
JOULE लिखेंगे, ना कि हम लोग उसे कैपिटल JOULE लिखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं, जो सिंबल ऑफ यूनिट डू नॉट हैव द प्लूरल एंडिंग लाइक द सेंटीमीटर। जैसे सेंटीमीटर, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर्स, तो हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे 10 सेंटीमीटर्स, उसे हम लोग कैसे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये याद रखना है, हम लोग जब कोई इस यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट के रिप्रेजेंट के टाइम पे हम लोग उस जगह पे कोई प्लूरल वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे हम लोग 10 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस जगह पे हम लोग उसे 10 सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो वर्ड एंड सिंबल शुड नॉट मिक्स। जैसे एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं जोल मोल इनवर्स 1, और इसे कैसे नहीं लिखेंगे, जैसे JOULE मोल इनवर्स 1, इसे कैसे लिखेंगे कैपिटल J देन मोल इनवर्स 1, और इसे कैसे नहीं लिखेंगे JOULES मोल इनवर्स 1। प्रेफिक्स हम लोग जानते ही हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में प्रेफिक्स एंड सफिक्स यूज करते हैं। तो प्रेफिक्स आर द बेसिक यूनिट इन केमिस्ट्री। तो जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग किलोमीटर की बात करते हैं, किलोमीटर मीन्स यहाँ पर हम लोग इसे 1000 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टू इंडिकेट वेरी स्मॉल नंबर वी यूज द नेगेटिव एक्सपोनेंट, and whenever we are going to be indicate the large number we are going to be use the positive exponent। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गोल्डन की को देखा। तो अभी जितना कन्वर्शंस मैंने अभी बोला था, जो अभी मैंने डिस्कस किया था, मैंने बोला जो ये सब कन्वर्शंस को स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ये जो कन्वर्शंस मैंने बोला, ये कन्वर्शंस के अंदर से पॉसिबल क्या क्या एमसीक्यू हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला जी ये सभी कन्वर्शंस नीट एंड JEE के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे स्टूडेंट्स को याद रखना है। तो इसमें जो कन्वर्शंस मैंने बोला, ये कन्वर्शंस में से और क्या क्या पॉसिबल एमसीक्यू जनरेट हो सकता है, उसे हम लोग अभी जान लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए 7 बेसिक SI यूनिट। दैट मीन्स हम लोगों ने पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जर्व किए थे, जो SI यूनिट जो होता है उसका 7 बेसिक यूनिट होते हैं। तो यहां पर 4 पॉइंट है, जूल है, कैंडिला है, न्यूटन है एंड पास्कल है। तो क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा रहा है, ये चारों में से कौन सा यूनिट है जो SI यूनिट की बेसिक यूनिट के हिसाब से उसे कंसीडर किया जाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जर्व किए थे, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किए थे, हम लोग ऑब्जर्व किए थे कैंडिला जो हमारा यूनिट है, जो कैंडिला जो यूनिट है, ये कैंडिला 7 बेसिक यूनिट के अंदर और 7 SI बेसिक यूनिट के अंदर आते हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आंसर हम लोग लिखेंगे कैंडिला। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, जो हमें यहाँ पर क्या करने के लिए बोला गया है, जो आपके पास 2 लीटर एटमॉस्फेयर को आपको आर्ग में कन्वर्ट करना है, जो हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किया कन्वर्शंस में। यहाँ पर क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है, जो आपके पास 2 लीटर है, इसे 2 लीटर को आर्ग में कन्वर्ट करो। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, जो 2 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी आर्ग। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, अभी हम लोगों ने यह ऑब्जर्व किया, जब हम लोग इसे आर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किए जो 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, जो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना जूल होते हैं, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होते हैं 101.3 जूल। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 लीटर बोला गया, तो इसे हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे, और जब जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस जूल को हम लोग आर्ग के साथ कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो जूल यूज किया जा रहा है, तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्ग होते हैं, मैंने अभी डिस्कस किया, जो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्ग होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने पहले क्या किया, लीटर को जूल में कन्वर्ट किए, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ हम लोगों ने क्या किया, 101.3 जूल को मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने इसे आर्क के साथ मल्टीप्लाई किए, तो हमारे यहाँ पर आंसर आ गया 202.6 × 10⁻⁷ आर्क। दैट मीन्स मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाह रहा हूँ, जो आपको लीटर में पूछा गया है तो उसे आर्क में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लीटर को आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा, और जूल को आपको 10⁻⁷ के साथ मल्टीप्लाई करके आपको उसको आर्क में कन्वर्ट कर देना होगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला जो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्क होते हैं। उसी तरीके से हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसे 2 एटमॉस्फेयर को हमें 8G में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है
2 एटमॉस्फेयर इक्वल टू हाउ मेनी Hg। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये अभी ऑब्जर्व किए, जो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू कितना Hg होते हैं, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होते हैं। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो जो 2 है, यहाँ पर मैंने 2 जो है, यहाँ पर एक्चुअली 2 होना है, मैंने गलती से यहाँ पर 22 लिखा है, यहाँ पर आपको 2 कंसीडर करना है, 2 को आपको 76 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर 152 आ जाएंगे। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको 2 लिखना है, यहाँ पर रिटन में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 22 नहीं होना है, यहाँ पर आपको 2 लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर बोला गया है, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है, 2 के साथ आपको 76 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर यहाँ पर आपका आ जाएंगे 152 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो क्यों ऐसा करना है, क्योंकि हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व की, जो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू क्या होते हैं, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होते हैं आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, जो 2 एटमॉस्फेयर को Hg में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होते हैं। अभी फोर्थ जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या देख रहे हैं, कन्वर्शंस ऑफ 20 DMQ into the metal। दैट मीन्स यहाँ पर 20 DMQ को यहाँ पर ml में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी ऑब्जर्व किए, जो 1 DMQ इज इक्वल टू हाउ मेनी ml, 1 DMQ इज इक्वल टू 1 लीटर एंड इट इज इक्वल टू द 1000 ml। इसीलिए हमें यहाँ पर ml में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है। तो 20 DMQ इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 20 लीटर होंगे। तो 20 लीटर को हमें ml में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितने ml होते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग 20 के साथ 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर आंसर 2 × 10⁴ ml में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट को देखा। अभी जो 5 नंबर पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको 59 डिग्री सेल्सियस, सॉरी आपको 59 फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बोला जा रहा है, आपके पास 59 फ़ारेनहाइट है, ये 59 फ़ारेनहाइट आपका कितना सेल्सियस के इक्वल होते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू F-32। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह पे आप सिंपल क्या करोगे, आपको कितनी फ़ारेनहाइट यहाँ पर दिया गया है, 59, तो यहाँ पर आपको 59 लिख देना है, तो आपका आंसर यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉसिबल MCQ जो हो सकता है, वो पॉसिबल MCQ हम लोगों ने देखा, और उसे हम लोग कन्वर्शंस होते भी हुए देखा, जैसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग अभी नेक्स्ट जो पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो पॉइंट है मोल कॉन्सेप्ट। तो ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो मोल एक्चुअली है क्या। जैसे हम लोग जानते हैं, जो हम लोग कोई ना कोई यूनिट, जैसे हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई यूनिट के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के हिसाब से ले सकता हूँ और बोल सकता हूँ, जैसे आपको ऐसा बोला जाए 1 डजन, तो 1 डजन का मतलब कितने नंबर होते हैं, 1 डजन का मतलब होते हैं 12 नंबर, राइट। तो उसी तरीके से जो आपको मोल बोला जाते हैं, तो मोल का मतलब भी होते हैं नंबर। लेकिन क्वेश्चन अभी ये जनरेट हो रहा है, ये जो मोल है, ये मोल का मतलब कितने नंबर होते हैं, मोल का मतलब कितनी पार्टिकल्स होते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे, जो 1 मोल इज इक्वल टू कितने नंबर होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो हम लोग 1 मोल बोल रहे हैं, ये 1 मोल इज इक्वल टू कितने नंबर होंगे, ये 1 मोल इज इक्वल टू होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसे केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। और जब हम लोग इस एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल N इंटू कैपिटल A। तो अभी हम लोग जान लेंगे एवोगैड्रो नंबर को, हम लोगों ने अभी जाना, तो अभी हम लोग जान लेते हैं तो मोल क्या है, मोल का डेफिनेशन क्या है। सो द 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स of N titles as there are atom in exactly 12 gram of C12 आइसोटोप। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो मोल का जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन को हम लोगों ने देखा। तो मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स को ये बोलना चाह रहा हूँ, व्यूअर को ये बोलना चाह रहा हूँ, आप सिंपल ये पॉइंट को याद रखो, जो मोल क्या है, मोल का मतलब क्या है, मोल इज नथिंग बट द नंबर। मोल से हम लोग एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, जो 1 डजन का मतलब होता है 12 नंबर, उसी तरीके से 1 मोल का होता है मतलब क्या है, 1 मोल का नंबर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर, और पार्टिकल्स
जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम लोग यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर और इसे हम लोग यहाँ पर एवोगाड्रो कांस्टेंट के हिसाब से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, जो नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, जैसे आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो आपके पास कार्बन है, तो उस जगह पे कार्बन के अंदर आप यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितना देखोगे, तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ एटम को, कार्बन के अंदर कितनी नंबर ऑफ एटम है उसे हम लोग निकालते हैं। तो इसे कैसे निकाला जा सकता है, जैसे हम लोग जानते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। मैं फिर से बोल रहा हूं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मतलब यहाँ पर हमारा कार्बन की मास क्या होते हैं और मास क्या होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे ऑब्जर्व कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग सिंपल इतना याद रखते हैं, जो कार्बन की मास क्या होते हैं, कार्बन की मास होते हैं 12, तो हम लोगों ने यहाँ पर 12 लिखा, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितने होते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन होते हैं 1.992648 into 1023। तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो उस जगह पे हमारा आंसर निकलेंगे 6.022 into 1023 एटम मोल इनवर्स 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन यहाँ पर आंसर होते हैं 6.022 into 1023 एटम मोल इनवर्स 1। तो ओवरऑल हम लोग एक पॉइंट को हम लोग ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, मोल कॉन्सेप्ट को, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व किए जो मोल क्या होते हैं। तो अभी जो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूं, इस पॉइंट को स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आप जब कोई ऑब्जेक्ट का मोल निकालना चाहोगे, आपको जब क्वेश्चन पेपर में मोल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएंगे, तो आप कौन से फॉर्मूला यूज करोगे, तो यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बोलने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को स्टूडेंट्स को याद रखना है। जैसे पहला जो फॉर्मूला हम लोग यहां पर देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर ये पॉइंट को हम लोगों ने देखा, तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर मास है, जो मोलर मास है, मोलर मास का मतलब क्या है, मोलर मास का मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास। ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर एंड लेसन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे और जानेंगे और उसे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर बस स्टूडेंट्स को इतना याद रखना है, जो हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालेंगे उसे हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। सेकंड जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल, इसे हम लोग दूसरी फॉर्मूला देख रहे हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। और यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो V है, V का मतलब क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एनटीपी और एसटीपी। यहाँ पर स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से याद रखना है, ये जो वॉल्यूम हम लोग यूज कर रहे हैं, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है इन लीटर एट एनटीपी और इन एसटीपी। अभी थर्ड जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो नंबर ऑफ मोल, इसे निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय Na। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, जो n, जो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला यूज किया कैपिटल N, इसका मतलब क्या होते हैं, इसका मतलब होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर जब मोल एटम निकालेंगे, जो कोई भी कंपाउंड की जब हम लोग क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है मोल एटम निकाल के दो, तो उस जगह पे हम लोग कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, उस जगह पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na। और उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर अभी दूसरा भी फॉर्मूला देख पा रहे हैं, जैसे मोल मॉलिक्यूल जब आप निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो उस जगह पे आप कौन से फॉर्मूला यूज करोगे, उस जगह पे आप फॉर्मूला यूज करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूला देखा, इसे हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। जो मैंने यहाँ पर बोला, जो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला को देख रहे हैं, जो फॉर्मूला को आपको यूज करना है, जो आपका क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपके पास कौन से फॉर्मूला होंगे, आपके पास फॉर्मूला है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर मोलर मास का मतलब और क्या होते हैं, मोलर मास का मतलब होते हैं ग्राम एटॉमिक मास। सेकंड फॉर्मूला मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। और यहाँ पर जो V यूज किया गया है, V क्या है, ये V का मतलब होते हैं गैस इन लीटर एट एनटीपी और इन एसटीपी। नंबर ऑफ मोल यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, जो n डिवाइडेड बाय Na, यहाँ पर कैपिटल N जो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस कैपिटल N का मतलब क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ये जो Na है, इस Na का मतलब हम लोग जानते हैं, इसका मतलब होते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 ऐसे फॉर्मूला देखा, जिस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग नंबर ऑफ मोल को निकाल सकते हैं जब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएंगे। और उसके साथ साथ हम लोगों ने और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, मोल ऑफ एटम, कोई एटम का मोल कैसे निकालेंगे, और उसके साथ साथ देखा
मोल ऑफ मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल की मोल निकालने के लिए बोला जा रहा है, तब हम लोग कौन से पॉइंट को एंड कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे। मैं फिर से स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, जब क्वेश्चन पेपर में आपको दिया जा रहा है जो एटम का मोल निकाल के दो, तो उस जगह पे आप क्या लिखोगे, आप उस जगह पे फॉर्मूला यूज करोगे नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है जो मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकाल के दो, तो उस जगह पे आप कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। तो ये जो पॉइंट मैंने अभी यहाँ पर बोला और जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किए और फॉर्मूला मैंने दिखाया, ये फॉर्मूला को उसे अच्छे से अच्छे तरीके से याद रखना है और उसे अच्छे से अच्छे तरीके से उसे समझना है। तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल से, ये जो फॉर्मूला मैंने बोला, इस फॉर्मूला से हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर में बोला गया है जो आपके पास 56 ग्राम नाइट्रोजन है, तो इस 56 ग्राम नाइट्रोजन से आप यहां पर फाइंड आउट करो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए और इसका मोल कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं जो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना ऑक्युपाई करते हैं, ये ऑक्युपाई करते हैं 22.4 लीटर एट STP। ऐसा 28 कहां से आया, क्योंकि नाइट्रोजन दैट मींस द N2 मतलब एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास दैट इज द 14 into 2 दैट इज मींस 28, और इसीलिए 28 लिखा गया है। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना ऑक्युपाई करते हैं, 22.4 लीटर एट STP में ऑक्युपाई करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में क्या बोला गया है, क्वेश्चन पेपर में बोला गया है 56 ग्राम कितने ऑक्युपाई करते हैं, 56 ग्राम ऑक्युपाई करते हैं 22.4 डिवाइडेड बाय 28 into 56। दैट मींस यहां पर स्टूडेंट्स को क्या याद रखना है, यहां पर स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद रखना है जिस फॉर्मूला से वो निकाल सकते हैं उसके आंसर को। तो यहां पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया जो 58 ग्राम नाइट्रोजन कितनी वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर सकते, दैट मींस हम लोग यहां पर 56 ग्राम हमें नाइट्रोजन दिया गया है STP में, तो उसका वॉल्यूम क्या होते हैं। तो अभी हम लोग जान लेते हैं इसका मोल कैसा होंगे। हम लोग यहां पर जानते हैं जो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितनी मोल होते हैं, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू होते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां पर क्वेश्चन पेपर में क्या बोला गया है, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का आंसर निकालेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बोला जो आपको जब मोल निकालने के लिए बोला जाएंगे तो आप कौन से फॉर्मूला यूज करोगे, वहां पर मैंने 3 फॉर्मूला दिखाया था। तो उसमें से हम लोगों ने पहला जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था जो मोल इज इक्वल टू क्या होते हैं, मोल इज इक्वल टू होते हैं ग्राम डिवाइडेड बाय उसकी मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर हमारा कितनी ग्राम बोला गया है, यहां पर हमारा ग्राम बोला गया है 56, और हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होते हैं, नाइट्रोजन के मास होते हैं कितना 28। क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं जो नाइट्रोजन 14 into 2 is 28 होते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 56 को 28 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएंगे 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां पर हम लोगों ने देखा। तो अभी एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन ऐसा है, आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम एंड मोल को जब आपके सामने 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है इन STP में। तो ये क्वेश्चन को आप खुद ब खुद सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर मुझे डेफिनेटली बोलो। और ये सॉल्व करने के टाइम पे भी आपको मन में कोई भी टाइप के डाउट एंड क्वेश्चन है तो मैंने पहले भी बोला, अभी फिर से बोल रहा हूं, आप मुझे क्वेश्चन पूछो मेरा कमेंट बॉक्स के अंदर, चैनल के अंदर, नहीं तो मुझे ईमेल भी करो। और भी पॉसिबल और भी कुछ न्यूमेरिकल और भी कुछ MCQ के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। यही मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर से ही हम लोग जानेंगे और भी कुछ सॉल्व करेंगे और जानेंगे और समझेंगे और भी कुछ पॉसिबल MCQ को देखेंगे और भी क्या क्या टाइप के MCQ एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग जानेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। मैं फिर से स्टूडेंट्स को बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे तरीके से ये यूनिट ऑफ कन्वर्शंस को देखना है और उसके साथ ही साथ उसे अच्छे से अच्छे तरीके से याद रखना है जो आप मोल फाइंड आउट करने के लिए कौन से टाइप के फॉर्मूला यूज करोगे और उस जगह पे वो फॉर्मूला को कहां पर आप अप्लाई करोगे। तो आज मैंने एक एग्जांपल दिखाया मोल के लिए जहां पर मैंने बोला आपके सामने 56 ग्राम सैंपल है, नाइट्रोजन है STP में, उस जगह पे उसका वॉल्यूम एंड मोल फाइंड आउट करो। इसी तरीके से हम लोग और भी कुछ, क्योंकि मैंने यहां पर मोल की एक एग्जांपल से मैंने यहां पर सॉल्व की और एग्जांपल से मैंने स्टूडेंट्स को समझाया, तो हम लोग और भी कुछ पॉसिबल MCQ देखेंगे और भी कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे और समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो में। और इसीलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लेसन नंबर 3 को भी देखो, क्योंकि लेसन नंबर 3 में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर से आगे डिस्कस करेंगे और वहां पर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही जो और भी पॉसिबल न्यूमेरिकल क्या क्या हो सकते हैं उसे हम लोग जानेंगे, समझेंगे और उसके साथ ही साथ उसे हम लोग सॉल्व भी करेंगे। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर कमेंट एंड फॉर योर लव। सो थैंक यू अगेन।